हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें और बढ़ते ही चलें। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार वाला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन कला, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। गुप्तकालीन कला, संस्कृति और साहित्य। संस्कृति और साहित्य। देखिएगा, पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या प्रश्न बनता है ध्यान दीजिएगा कि एक चीज तो विशेष महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि प्राचीन भारत में कला, संस्कृति और साहित्य और विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान की दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो विकास हुआ वो कौन से काल के दौरान हुआ? गुप्त काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? गुप्त काल के दौरान। और इसीलिए इन समस्त कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। कौन से काल को? गुप्त काल को। आप यदि रीट एसएसटी का पेपर उठा करके देखेंगे, आप यदि फर्स्ट ग्रेड का पेपर, अभी जो हाल ही में यूपीएससी का अभी जो पेपर हुआ है ठीक है, ये 2020 वाला, इसमें गुप्त काल से 3 प्रश्न आए, 4 प्रश्न आए बेटा। ठीक है ना, आप देखिएगा कौन कौन से प्रश्न है। मंदिरों से प्रश्न बनते हैं, साहित्य से यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे आरएस का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे कोई सी हो, तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, इतना ज्यादा विकास हुआ कला, संस्कृति और साहित्य का। कला, संस्कृति और साहित्य का इतना ज्यादा विकास हुआ कि इस दृष्टिकोण से इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है या स्वर्णीय युग कहा जाता है। देखिए, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है बेटा? याद रखिएगा, विशेष महत्वपूर्ण बात है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। कि कला, संस्कृति, साहित्य वे विज्ञान का विकास गुप्त काल के दौरान अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर गया। अपने विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर गया। चरम सीमा को पार कर गया, या प्राप्त लिखेंगे सब तो भी ठीक है। अतः गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग कहा जाता है।
ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये किन कारणों से हमें पता चलता है कि भाई भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, ठीक है, तो एक तो मंदिर स्थापत्य कला की हम लोग बात करेंगे, अभिलेखों की बात करेंगे, हम पुरातात्विक स्रोत जो इसके मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर गुप्तकालीन कला की बात कर रहे हैं, गुप्तकालीन कला संस्कृति, कला संस्कृति, गुप्तकालीन कला और संस्कृति। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किन किन चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर अभिलेखों की, हम किसकी बात करेंगे, अभिलेखों की बात करेंगे। अभिलेखों में हम किस किस की बात करेंगे, हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे, स्तंभ लेखों की बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे ताम्रपत्र अभिलेखों की, हम क्योंकि पूना और दामोदरपुर यहाँ पर हम बात करेंगे ताम्रपत्र, ठीक है। और हम बात करेंगे गुहा अभिलेखों की, ठीक है, विदिशा से गुहा अभिलेख मिलता है ना, गुहा अभिलेख, ठीक है। और फिर हम इधर यदि थोड़ी सी बात करेंगे मंदिर और स्थापत्य कला, मंदिर व स्थापत्य कला, मंदिर व स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लास्ट में बात करेंगे गुप्तकालीन साहित्य की, हम किसकी बात करेंगे, गुप्तकालीन साहित्य की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, गुप्तकालीन साहित्य की, ठीक है। तो ये तीन विशेष बिंदु हम लोग इस क्लास के दौरान जो है चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से अभिलेख है ना कला संस्कृति में, कौन कौन से अभिलेख, जहाँ पर हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे, हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे, हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बिलसड अभिलेख की बात करेंगे, ठीक है, एरण अभिलेख की बात करेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ताम्रपत्र हम बात करेंगे पूना ताम्रपत्र की, जहाँ गुप्तों की धरण गोत्र का उल्लेख मिलता है। हम बात करेंगे धनदेई वेईग्राम और दामोदरपुर, ये तीन और ताम्रपत्र जो मिले महेंद्रादित्य कुमारगुप्त के समय के। और फिर हम गुहाभिलेख की भी बात करेंगे, विदिशा से जो हमें विशेष प्रकार के क्या मिलते हैं, गुहाभिलेख मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे मंदिर और स्थापत्य कला की, जहां से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में खूब आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर उठा करके देखिएगा, तो पूछा गया था शिखर युक्त मंदिरों वाला प्रश्न आया था, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। झांसी के देवगढ़ के दशावतार मंदिर की बात करेंगे। एक प्रश्न आया था कि कौन सा मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो हम सारे कौन कौन से इनके गुप्त काल के दौरान जिन जिन मंदिरों का निर्माण हुआ उन समस्त मंदिरों की चर्चा हम लोग करेंगे। एक छोटा सा खाका तैयार कर रहे हैं दिमाग में कि एक लाइन लेंथ हमारी सेट हो जाए कि ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम साहित्य की बात करेंगे, है ना, और साहित्य में बहुत सारी बातें करेंगे। हम कालिदास की बात करेंगे, हम वराहमिहिर की बात करेंगे, हम जो है आर्यभट्ट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, हम ब्रह्मगुप्त की बातें करने वाले हैं, हम अमरकोश की बात करेंगे, हम चंद्रगोमिनी की बात करेंगे, खूब सारी बातें, कौन कौन सा साहित्य लिखा गया, क्या क्या चीज़ें हुई, नागार्जुन की बात करेंगे हम लोग, वाघभट्ट की बात करेंगे, हम दंडी की बात करेंगे, हम भारवी की बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये साहित्य में आपको यहीं क्लास में याद करवाने वाला हूँ। लगभग 50 से 60 किताबें, ये मेरा आपसे वादा है, जिंदगी में कभी भी आप लोग भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, क्यों कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है किसकी, प्रयाग प्रशस्ति की, अभिलेखों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, अभिलेखों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभिलेख, यदि हम बात करें गुप्तकालीन शासकों में, तो गुप्तकालीन शासकों में ध्यान से सुनिएगा, पहला जो शासक मिलता है वो शासक वस्तुतः कौन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, श्रीगुप्त
जिसे गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो श्रीगुप्त का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है। श्रीगुप्त का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं घटोत्कच की। किसकी बात करते हैं? घटोत्कच की। अभी मैं ये सारे आपको शासक लिखवाने वाला हूं जब मैं बिलसड अभिलेख की बात करूंगा। ठीक है, कुमारगुप्त के समय की। ठीक है, तो घटोत्कच का भी कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता। फिर यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की। किसकी बात करते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम की कुछ मुद्राएं अवश्य मिली है, राजा रानी प्रकार की मुद्राएं मिली है। क्या मिलती हैं? राजा रानी प्रकार की मुद्राओं की भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, है ना। हम इसमें क्या करेंगे? मुद्राभिलेख की भी बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। मुद्राभिलेख की भी बात करेंगे कि कुछ मुद्राएं अवश्य मिलती हैं। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। कौन कौन सी मुद्राएं मिलती है? राजा रानी प्रकार की। कौन सी? राजा रानी प्रकार की, है ना। और उसके ऊपर जो है उल्लेख मिलता है देवी चंद्रगुप्तम लिखा हुआ है। क्या? देवी जो है वहां पर उल्लेख मिलता है कि साहब इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ में क्या किया था? विवाह किया, और विवाह करने के बाद में उसने देवी प्रकार के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? देवी प्रकार के सिक्के चलाए। तो ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा बेटा कि सबसे बड़ा जो सोर्स है स्तंभों में, अभिलेखों में यदि हम बात करेंगे तो वो किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की हम लोग विशेष रूप से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हम पहले हम ले लेते हैं अभिलेख। एक नोट लगा करके लिख रहा हूं कि गुप्तकालीन प्रारंभिक शासक जैसे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद शासक कौन बना? घटोत्कच। का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। ठीक है, अब इसमें अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है, परंतु संपूर्ण गुप्त वंशावली का उल्लेख बिलसड अभिलेख। कौन सा बेटा? याद रखिएगा, बिलसड अभिलेख। और बिलसड अभिलेख किसके समय का है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य में मिलता है। पहली बात। अब दूसरी विशेष बात इसमें एक और क्या याद रखनी? देखो, संपूर्ण गुप्त वंशावली का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? बिलसड अभिलेख में। कहां पर मिलता है? बिलसड अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम का। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे आगे हम थोड़ी सी देर बाद में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि बिलसड अभिलेख में एक गुप्त शासक का हमें उल्लेख नहीं मिलता। कौन से गुप्त शासक का उल्लेख नहीं मिलता? रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता। तो रामगुप्त का उल्लेख हम बात करेंगे कब? जब मैं आपको बताऊंगा देवी चंद्रगुप्तम
देवी चंद्रगुप्तम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखदत्त के द्वारा। किसके द्वारा? जब साहित्य की बात करेंगे तब मैं आपके सामने ये चीजें प्रस्तुत करने वाला हूं कि जो रामगुप्त नामक एक निर्बल शासक हुआ था, समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसका नाम रामगुप्त मिलता है। शकों का आक्रमण होता है। ध्रुव स्वामिनी उसकी पत्नी का नाम था। उस पत्नी को वो शकों को सौंप देता है। चंद्रगुप्त उसको जो है वहां से बचा करके लेकर के आता है। ये इस प्रकार की जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं कब हम जब बात करेंगे साहित्य की। लेकिन इसमें एक चीज आपको क्या याद रखना है कि रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता। रामगुप्त का उल्लेख तो इसमें विशेष बात क्या याद रखनी कि रामगुप्त का उल्लेख बिलसड अभिलेख में नहीं मिलता। तो कहां मिलता है? ये सारी बातें हम आगे बात करेंगे जब साहित्य की बात करेंगे तब। अब चलिएगा, अब एक एक व्यक्ति का गुप्तकालीन जो जो लोग आए उनके अभिलेख, ये क्या क्या साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्या? चंद्रगुप्त प्रथम की। किसकी बात करेंगे हम? चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लेते हैं हम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ये बात थोड़ी सी दिमाग में ऐसे याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के क्या मिलते हैं? यहाँ पर सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? सिक्के मिलते हैं। कौन से सिक्के मिलते हैं? एक तो सोने के सिक्के मिले। किसके सिक्के मिले? सोने के सिक्के। किसके सिक्के मिले हैं? सोने के सिक्के मिले हैं। किसके? चंद्रगुप्त प्रथम से सोने के सिक्के मिले। कौन से सिक्के मिले सोने के? और तो सोने के सिक्के मिलते हैं कुमार देवी प्रकार के। कौन से? कुमार देवी प्रकार के जो है सिक्के मिलते हैं। कौन से? कुमार देवी प्रकार के सिक्के। कुमार देवी प्रकार के सिक्के। सिक्के का प्रकार क्या है? कुमार देवी प्रकार, या इसी को क्या बोलते हैं? विवाह प्रकार के सिक्के। कौन से बेटा? याद रखिएगा, विवाह प्रकार के सिक्के। विवाह प्रकार के सिक्के, या इसी को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, राजा रानी प्रकार का सिक्का। कौन सा? राजा रानी। राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार का, राजा रानी प्रकार का सिक्का, ये याद रखिएगा। प्रकार का सिक्का आपसे पूछ लिया जाता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है। देखो यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट करता, क्योंकि कुमार देवी प्रकार तो आपको सबको पता है। हमने ये सामान्य अर्थों में ये चीजें हमने बहुत बार पढ़ ली। क्या पढ़ लिया कि साहब कुमार देवी प्रकार के सिक्के प्रचलित करवाए थे किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने ये जो है प्रारंभ किए। लेकिन यहाँ पर विशेष बात क्या? विवाह प्रकार का सिक्का, या इसी को क्या कहा जाता है? राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का। अब इन सिक्कों में उल्लेख क्या मिलता है? क्या उल्लेख मिलता है? उल्लेख किस चीज का मिलता है? यहां पर ध्यान से सुनिएगा। यहां से उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना? चंद्रगुप्त प्रथम वे लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, ठीक है? लिच्छवी वंश की राजकुमारी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी। और इस राजकुमारी का नाम क्या है? कुमार देवी। राजकुमारी का नाम क्या है बेटा? याद रखिएगा, कुमार देवी, है ना? कुमार देवी, ठीक है? कुमार देवी के विवाह का उल्लेख मिलता है। विवाह की पुष्टि होती है ना, विवाह की पुष्टि होती है। कौन से वाले विवाह से? कौन से वाले सिक्के से? तो याद रखिएगा कि कुमार देवी प्रकार से इस प्रकार से उल्लेख मिलता है कि लिच्छवी राजकुमारी के साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? विवाह किया। और विवाह करने के बाद में उसने कुमार देवी प्रकार के क्या चलाए? उसने सिक्के प्रचलित करवाए। आगे बात समझ में? इन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता है? विवाह प्रकार के सिक्के। इन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता है? राजा रानी प्रकार के सिक्के भी ये कहे जाते हैं। विशेष बातें आप लोगों के लिए ये बन जाती है। एक दोस्तों एक बात यहीं पर मैं नोट लगा करके एक बहुत ही शानदार वाली बात आप लोगों को बता देता हूं। कौन सी बात बता देता हूं बेटा? ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने
किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को, कब? 9 मार्च 319 ईस्वी को उसने एक संवत प्रारंभ किया, और इस संवत को क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिएगा कि गुप्त संवत चलाने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। किसको जाता है बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम को। नोट लगा करके मैं क्या बात लिख रहा हूं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने, किसके? अपने, वाह वाह, कोई बात बताई हूं मैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के दिन, राज्य के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को, 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। क्या चलाया बेटा? गुप्त संवत। कई जगह आपको 320 मिलता है, गलत है, वो ध्यान से सुनना। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक उठा के देखोगे ना 10वीं क्लास की, तो उसमें डेट सहित लिखा हुआ है 9 मार्च 319 जब उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी राज्याभिषेक के दौरान इसी दिन उसने क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम बात करेंगे, देखो चंद्रगुप्त प्रथम के ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त का समीकरण अलग अलग लोगों ने अलग, हालांकि हमारे प्रशासन है ही नहीं, ठीक है ना, मतलब राजा वाजा हमारे नहीं है, हमारे तो केवल कला संस्कृति साहित्य है, तो उसी की बातें हम ज्यादा करेंगे, उधर की फालतू की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ी सी ध्यान से सुनना कि यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि इस चंद्रगुप्त प्रथम के बहुत सारी संतानें थी, उसमें से समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक हुआ, ठीक है ना। इस समुद्रगुप्त ने अपने भाइयों के साथ में उत्तराधिकार संघर्ष लड़ा और उस संघर्ष में विजय रहा। कौन विजय रहा? समुद्रगुप्त। तो अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के बाद में जो शासक बना वो कौन था बेटा? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। अब देखिएगा समुद्रगुप्त के समय के कौन कौन से तो अभिलेख हैं, कौन कौन से सिक्के हैं, यहाँ पर विशेष बातें हम लोग करने वाले हैं। समुद्रगुप्त के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के समय की जो महत्वपूर्ण बात क्या है वो है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। देखिएगा क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। क्या होता है प्रशस्ति? क्या होती है भाई? प्रशस्ति क्या होती है? वही होती है ना, हाँ वही वाली। क्या चीज? प्रशस्ति क्या होती है? जिसमें, प्रशस्ति से याद रखिएगा, जिसमें प्रशंसा की गई हो, किसी राजा की प्रशंसा की गई हो, किसी वंश विशेष की प्रशंसा करते थे तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रशस्ति बोल देते हैं। अब देखो प्रयाग प्रशस्ति की बात याद रखना कहां पर है बेटा? याद रखिएगा कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये प्रयाग प्रशस्ति वस्तुतः ये वही है इलाहाबाद कौशाम्बी वाली। कौन सी? इलाहाबाद कौशाम्बी वाली। हमने कौशाम्बी अभिलेख की बात करी नहीं, स्तंभलेख की बात करी कि नहीं करी? अशोककालीन जो स्तंभ था कौशाम्बी वाला, ठीक है ना, जिसे अकबर ने ले जा करके कहां पर लगवा दिया था? इलाहाबाद के किले में। कहां पर लगवा दिया था? इलाहाबाद के किले में लगवा दिया गया था। तो ये एक तो बात याद रखना कि ये इसी के ऊपर उत्कीर्ण है। किसके ऊपर उत्कीर्ण है? प्रयाग वाले अशोक के कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर जो है क्या है? उत्कीर्ण है। किस पर उत्कीर्ण है अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर देखिएगा, इस प्रकार से मैंने कहा ना कि क्या हुआ करते थे? जानवर हुआ करते थे, ठीक है, सींग वाले ऊपर जानवर, ठीक है, पीछे इसकी पूंछ बना दी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी के ऊपर देखो 6 लाइनें। कितनी लाइन बेटा? 6 लाइनें। तो किसके बारे में है? 1 2 3 4 5
और ये 6 लाइनें, ये 6 लाइनें किसकी है? अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऐसा कौन सा जिस पे पूरी 7 लाइनें मिलती है, बताओ पूरी 7 लाइनें किस पर मिलती है? एक ही बताया मैंने, दिल्ली टोपरा वाले पे, ठीक है। बाकी सब पर कितनी? 6 लाइनें मिलती है अशोक की। तो 6 लाइनें अशोक की है। कितनी लाइनें हैं? 6 लाइन है अशोक की। फिर आगे यदि हम बात करते हैं, इससे आगे देखो, इसी के ऊपर क्या है? इसी के ऊपर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। इसी के ऊपर क्या है बेटा? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। अब समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की लाइनों को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मिलती है, डाउट मिलता है, तो इसलिए आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, अपने तो छोड़ो, ठीक है। कई जगह 24 लाइनों का उल्लेख मिलता है, कई जगह 26 का मिलता है, तो अपने तो ज्यादा माथापोड़ी नहीं करनी है, ठीक है। लाइनें से आपका प्रश्न आएगा नहीं, ये याद रखिएगा कि इसी के ऊपर क्या है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ये क्या है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की यही क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। आ गई बात समझ में? क्लियर है। और इसी के ऊपर, किसके ऊपर? इसी के ऊपर बात तो बहुत ही बेजाय खतरनाक है, कई बात है कि साहब इसी के ऊपर क्या मिलता है हमें? अकबर का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है? अकबर का लेख। जो किसने लिखवाया था? बीरबल ने लिखवाया। किसने लिखवाया था? बीरबल ने लिखवाया था। इसी के ऊपर क्या मिलता है हमें? जहांगीर का लेख मिलता है। यहाँ पर ये आपका क्या है? अकबर का लेख है ना। किसका? अकबर का लेख। किसने लिखवाया था? बीरबल ने। किसने? बीरबल ने। अकबर का लेख है ना, अकबर का लेख किसने लिखवाया था? बीरबल ने। और इसी के ऊपर जहांगीर, इसी के ऊपर जहांगीर ने तो स्वयं लिखवाया था। जहांगीर तो भाई पढ़ा लिखा था, अकबर बेचारा क्या था? अकबर अनपढ़ था, है ना, कालो आखर भैंस बराबर। तो जहांगीर का लेख, किसका लेख बेटा? जहांगीर का लेख मिलता है। ये सारी की सारी चीजें इसी पे मिलती है, याद रखिएगा। ये क्या है? प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख है। इसमें क्या क्या जानकारियां मिलती है, ये आप ध्यान रखना विशेष रूप से। आ गई बात समझ में? तो ये सारी की सारी चर्चाएं हमने कर ली। देखो ये वाला भाग मैंने आपको समझा दिया, क्या कहलाता था? यष्टि या लाट कहलाता था। एकास्मक पत्थर का प्रयोग किया गया। चुनार के पीले पत्थर है ना, चमकदार पॉलिशदार ये पत्थर हुआ करते थे, ठीक है। ये अधोमुखी कमल होता था। इसके ऊपर ये वाला भाग जो है ये क्या है? फलक है। क्या है? फलक है। और इसके ऊपर कोई ना कोई पशु मूर्ति का हमें उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में? क्लियर है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, प्रयाग प्रशस्ति में हमें जानकारी किसके बारे में? पहली बात तो क्या जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो जानकारी बेटा मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। और यहीं से हमें याद रख लीजिएगा कि यहां से हमें अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है, उसी के ऊपर तो है। और इसी के ऊपर हमें अकबर के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? अकबर। और इसी में हमें जहांगीर के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। फिर अगली बात, कहाँ उत्कीर्ण है? कहाँ उत्कीर्ण है? कहाँ उत्कीर्ण कहाँ पर है? तो ये याद रखिएगा कि ये इसका जो उत्कीर्ण करवाया गया है, तो ठीक है ना, उत्कीर्ण कहाँ पर करवाया गया? अशोक के, किसके? अशोक के प्रयाग कौशाम्बी, अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर, कौशाम्बी, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख पर इसका क्या किया गया है? स्तंभ लेख पर इसका क्या किया गया बेटा? याद रखिएगा, लेख पर इसका, इस पर क्या किया गया है? ये उत्कीर्ण है, ठीक है। अब अगली बात, इसकी प्रश्न क्या बनता है? क्या प्रश्न बनता है? ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ये बनता है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई? इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो अब याद सुनिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें रचना की, प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में सारी की सारी जानकारियां देता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रचना की गई थी हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। कौन था ये हरिसेन? हरिसेन समुद्रगुप्त का राज्य दरबारी कवि माना जाता है, बड़ा विद्वान व्यक्ति था। और ये केवल और केवल जो है कवि नहीं, उस समय इसके पास में 3 पद हुआ करते थे समुद्रगुप्त के समय। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय इसके पास में, हरिसेन के पास में 3 पद हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गुप्त काल में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जा सकते थे।
एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जा सकते थे, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है ना। इसके पास में महासंधि विग्राही का जो है पद हुआ करता था, कुमारामात्य का इसका पद इसके पास में था, और महादंड नायक का पद भी इसके पास में था। महासंधि विग्रही का मतलब क्या है? एक तो संधि करने वाला व्यक्ति और विदेश मंत्रालय की देखभाल करने वाला व्यक्ति महासंधि विग्रही। महादंड न्यायिक किसको कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश को। और कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, गुप्त काल का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी बेटा आपका क्या कहलाता था? कुमारामात्य कहलाता था। क्या कहलाता था? कुमारामात्य। तो इस हरिसेन के पास में रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन के द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका हरिसेन से कि रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन के द्वारा इसकी रचना की गई। आगे हम बात करते हैं और इसको उत्कीर्ण किसने करवाया? आगे प्रश्न आपका क्या बनता है कि उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया? उत्कीर्ण किसके द्वारा? उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा बेटा, उत्कीर्ण करवाने का श्रेय क्या किसको जाता है? देखो सर्दियों में हम क्या खाते हैं? तिल खाते हैं। क्या खाते हैं? तिल खाते हैं। और सर्दियों में ही आप सोच लेना कि प्रयाग कौशाम्बी वाली जो स्तंभ लेख है ना, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है, वो सर्दियों में जो है क्या कराया था? उसका उत्कीर्ण कराया था सर्दियों में। और सर्दियों में हम तिल के लड्डू खाते हैं ना, तो उसी से याद रखिएगा तिल भट्ट। क्या याद रखोगे बेटा? तिल भट्ट। उत्कीर्ण कराने का श्रेय किसको जाता है? तिल भट्ट को जाता है। तिल भट्ट को जाता है। तो ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। देखो ये विशेष बातें आपको कुछ ध्यान रखनी है। प्रयाग कौशाम्बी जो समुद्रगुप्त के बारे में, देखो यहाँ पर 6 लाइनें तो किसकी है? अशोक के बारे में है, कुछ बीरबल के बारे में है, अकबर के बारे में है, कुछ जहांगीर के बारे में। विशेष रूप से यहाँ स्तंभ इस समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में कई लोग बोलते हैं कि साहब 24 लाइनें हैं। ज्यादातर उल्लेख जो मिलता है वो कितनी 24 लाइन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनता। कई जगह 25-26 का प्रश्न लाइनों का भी उल्लेख मिलता है। कुल कितनी लाइनें हैं ये आपको दिमाग में ज्यादा अपने टेंशन लेनी नहीं है। आगे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? हमने इतनी बातें कर ली। कौन कौन सी बातें कर ली? जानकारी किसके बारे में देता है, कहां पर उत्कीर्ण है, रचना किसके द्वारा की गई थी, हरिसेन के द्वारा, उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाया गया था, तिल भट्ट के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया। आगे हम बात कर लेते हैं कि इस प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? तो भाषा कौन सी? याद रखिएगा कि गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि संस्कृत भाषा थी। कौन सी? राजकीय जो लोग होते थे गुप्त काल में, जो या फिर मैं ये कहूं कि जो उच्च वर्ण था गुप्त काल का। कौन से काल का? गुप्त काल का जो उच्च वर्ण था, ये उच्च वर्ण कौन सी भाषा का प्रयोग करता था? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भी क्या? विशुद्ध संस्कृत, बिल्कुल शुद्ध जो है उसकी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो भाषा कौन सी है इसकी? याद रखिएगा कि विशुद्ध संस्कृत है, शुद्ध है, बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत भाषा है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति, जो किसके बारे में जानकारी देता है हमें? समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या जानकारी देता है, अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी शैली की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? शैली की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा शैली कौन सी है? तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, शैली कौन सी है? चंपू है। क्या है? चंपू। गद्य प्लस पद्य, गद्य और प्लस गद्य के साथ में क्या? पद्य, गद्य पद्य। और गद्य पद्य का मतलब क्या है? चंपू शैली है। कौन सी शैली है? चंपू शैली में इसको जो है, शैली कौन सी है इसकी? चंपू शैली है। याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी लिपि की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? लिपि की। तो लिपि याद रखिएगा कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? बा से बा याद रखिएगा, बाएं से दाएं। कहां?
बाएं से दाएं लिखा गया है। बहुत सा ब याद रखिएगा, बाएं से दाएं जब हम कोई चीज लिखते हैं तो ये लिपि आपकी कौन सी होती है? ब्राह्मी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है बेटा? याद रखिएगा, बाएं से दाएं जब किसी भाषा में लिखा जाता है तो ये लिपि आपकी कौन सी? ब्राह्मी। जबकि खरोष्टी में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ब्राह्मी। ब से ब याद रखिएगा, ब्राह्मी में क्या? ब से ब। आप लोग इसके बारे में क्या रखिएगा? याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आप लोगों की बन जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हमें जानकारी क्या क्या मिलती है। तो देखिएगा जानकारी किसके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को, किसको? समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया गया। कितने युद्धों का? 100 युद्धों का विजेता बताया गया। अब 100 युद्धों का विजेता किस आधार पे कहा? तो यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि साहब समुद्रगुप्त जो था, उस समुद्रगुप्त के शरीर पे कुल 100 घाव थे। समुद्रगुप्त के शरीर पर कुल कितने? 100 घावों का उल्लेख मिलता है। तो इसीलिए उसको 100 युद्धों का विजेता बता दिया गया। किसको बताया गया है? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को बताया गया है। कहां पर बताया गया? प्रयाग प्रशस्ति में। और इसी कारण से विंसेंट स्मिथ जो वे इतिहासकार, इन्हीं विंसेंट स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ये बात आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है वो क्या बात बनती है? देखो ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस चीज का उल्लेख नहीं मिलता? तो याद रखना कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। समुद्रगुप्त ने जो अश्वमेध यज्ञ किया, इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। ये बात बात याद रखना। तो इसमें यहाँ समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? तो समुद्रगुप्त की एक उपाधि का उल्लेख मिलता है। कहां पर समुद्रगुप्त की उपाधि का उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। क्या? धर्म प्रचार बंधु। क्या कहा गया है समुद्रगुप्त को? धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अनेक अभियान किए। इन अभियानों का उल्लेख हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कौन कौन से अभियान थे, कहां कहां पर उसने क्या क्या चीजें की, अभी बात हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके बारे में ये चीज जानकारी लिख देता हूं। चलिए, जानकारी एक तो क्या है कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखना बेटा कि उसके शरीर पर 100 घावों का उल्लेख। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि भाई उसने 100 युद्ध लड़े होंगे। ठीक है ना। अगली बात क्या याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि विंसेंट स्मिथ ने, नोट लगा देता हूं, ये बात नोट है ये आप लोगों के लिए। क्या नोट है? याद रखिएगा कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, किसको बेटा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है? नेपोलियन कहा है। ठीक है साहब,
क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। ये आपका प्रश्न विशेष रूप से बन जाता है। अब यहीं पर हम बात करेंगे कि उसकी उपाधि कौन सी है। समुद्रगुप्त की उपाधि का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी है? तो धर्म प्रचार बंधु। कौन सी? तो यहां पर धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। धर्म प्रचार बंधु, धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। उपाधि का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, क्या इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। तो भैया प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि फिर अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता कहाँ से? तो देखो ध्यान से सुनना कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अश्वमेध पर जो है प्रकार के सिक्के चलाए थे। किसने? समुद्रगुप्त ने। और वहां पर उसको अश्वमेध यज्ञ संपादित करते हुए दिखाया गया। और साथ ही साथ सिक्के का जो पृष्ठ भाग है, पिछला जो भाग है, इस पिछले भाग पर उल्लेख मिलता है। क्या शब्द लिखा हुआ है? अश्वमेध पराक्रमांक। क्या शब्द मिला है? अश्वमेध पराक्रमांक शब्द मिलता है। कहां पर मिलता है? उसके सिक्कों के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था किसने? समुद्रगुप्त ने। उससे पहले आपकी प्रयाग प्रशस्ति लिखी जा चुकी थी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई ना बात? तो ये याद रखना कि अश्वमेध जो यज्ञ है उसका उल्लेख केवल और केवल सिक्कों पर मिलता है, उसके अलावा उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगली बात क्या है कि समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए, समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए अनेक युद्धों, अनेक युद्धों व उसकी नीतियों, व उसकी नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। नीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से उसने युद्ध लड़े, कौन कौन सी उसने नीतियां अपनाई, उन समस्त नीतियों का क्या मिलता है? हमें यहां पर उल्लेख मिलता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? चलिए साहब, चलिए कौन कौन सी नीतियां उसने अपनाई देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे से भाइयों और मेरी प्यारी सी बहनों। ये आपके सामने मैंने बना दिया है। किसको बना दिया गया है? ये आपका समुद्रगुप्त है। ये आपका कौन है? समुद्रगुप्त है। कौन है ये आपका? समुद्रगुप्त। एक थोड़ी आंख छोटी हो गई भाई, चलो कोई बात नहीं, बिठा लेना मामला, तुम मुझे पता है समझदार हो सब। ठीक है, ये आपका कौन है? समुद्रगुप्त है।
कौन है? समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ पर युद्ध अभियान किए, उन समस्त युद्ध अभियानों को जानकारी मिलती है हमें। कहाँ पर मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त की हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा करने वाले हैं कि समुद्रगुप्त की कौन कौन सी जो है उसने किस प्रकार से युद्ध किया, कौन कौन सी नीतियों का उल्लेख किया, और उन युद्धों का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति की कौन कौन सी लाइन में मिलता है। ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उत्तर, फिर हम बात करेंगे किसकी, यहां पर शब्द लिख देता हूं दक्षिण, यहां पर हम बात कर लेते हैं उत्तर की, और ये वाला भाग आपका पूर्व का, और ये वाला भाग आपका पश्चिम का। चारों तरफ उसने जो नीतियां अपनाई उसकी अलग अलग यहां पर नीतियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वाला भाग, कौन सा भाग? उत्तर वाला भाग। और उत्तर वाले भाग में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर वाला भाग कौन सा? आर्यावर्त का युद्ध। कौन सा? ऊपर वाला जो भाग है, देखो उत्तरी भारत जो हुआ करता था, कौन सा बेटा? उत्तरी भारत वाला ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा भारत जो है, देखो ये यहाँ पर आर्यों का प्रदेश हुआ करता था ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता? आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यों का विवृत मतलब स्थान, आर्यों का स्थान हुआ करता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। तो सबसे पहले उत्तर में जो है हमें चलना है। किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्यावर्त युद्ध की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? आर्यावर्त युद्ध की बात करेंगे। देखिएगा, तो उत्तर वाला भाग जो है, कौन सा? उत्तर वाला भाग ये आर्यावर्त का युद्ध था। ऊपर वाले भाग को हमने क्या कहा? आर्यावर्त कहा, ठीक है। दक्षिण वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे दक्षिणापथ। क्या बोलेंगे बेटा? दक्षिणापथ। क्या है दक्षिणापथ? तो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक का जो ये प्रदेश है, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ना, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देखो जो है दक्षिणापथ कहलाता है। जबकि तक्षशिला से लेकर के मगध जाता हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ उड़ीसा कलिंग तक ये उत्तरापथ कहलाता था। प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ के नाम से। आगे बात समझ में? तो प्रथम यदि हम बात करेंगे आर्यावर्त युद्ध की, कौन सी? आर्यावर्त की युद्ध की, तो आर्यावर्त युद्ध में उसने ऐसा उल्लेख मिलता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि आर्यावर्त में उसने 2 युद्ध लड़े। कौन से? कितने युद्ध लड़े? आर्यावर्त में उसने 2 युद्ध लड़े। और उन आर्यावर्त के युद्धों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 21वीं लाइन में। सबसे पहले 21 रुपए का हमें प्रसाद चढ़ाना है। कहाँ? सिर पे चढ़ाना है, ठीक है ना। तो आर्यावर्त का युद्ध, इस आर्यावर्त के जो 2 युद्ध हुए, इन 2 युद्धों में उसने कुल 12 राजाओं को जो है पराजित किया। यहाँ पर उल्लेख मिलता है नागपति, गणपति, घो, है ना। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के राजाओं के भी नामों का उल्लेख मिलता है कि उसने आर्यावर्त के प्रथम और द्वितीय युद्ध में कुल 12 आर्य राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त के राजाओं को इसने क्या किया है? बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। उठा के पटका किसने? इसे समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। आगे बात समझ में क्लियर है? और यहाँ पर जो इसने नीति अपनाई, वो नीति कौन सी थी? प्रसभोदरण की नीति। कौन सी नीति? प्रसभोदरण की नीति। प्रसभोदरण का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना। तो देखो सिर में हमारे क्या होते हैं? बाल होते हैं। इन बालों को हमें क्या करना है? जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो हम बात करेंगे आर्यावर्त युद्ध की। कौन से व्रत की? आर्यावर्त युद्ध की। कौन सा युद्ध बेटा? याद रखना, आर्यावर्त का युद्ध। कौन सा? आर्यावर्त युद्ध, है ना। आर्यावर्त युद्ध, ठीक है ना। और आर्यावर्त के युद्ध में कुल 12 राजाओं को पराजित किया। कितने राजाओं को? 12 राजाओं को पराजित किया। 12 राजाओं को पराजित किया। किसने पराजित किया? याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने किया। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? तो नीति याद रखिएगा क्या? प्रसभोदरण। प्रसभोदरण नीति कौन सी अपनाई? प्रसभोदरण की नीति अपनाई। और प्रसभोदरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्रसभोदरण का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। जड़ से उखाड़ फेंकना। प्रसभोदरण का मतलब क्या है? जड़ से उखाड़ फेंकना। जड़ से उखाड़ फेंकना। जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है ना। जड़ से उखाड़ फेंकना। आगे बात समझे? प्रसभोदरण, बालों को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, यहां से पकड़ना और
आगे बात समझ क्लियर है ना। तो क्या चीज बेटा, नीति कौन सी है, प्रस्बोधन। अब यहाँ पर उल्लेख कहाँ पर मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है, देखो मैंने कहा ना सबसे पहले शुभ अंक से स्टार्ट करेंगे हम। 21 रुपए चढ़ाने हैं सर पर। तो कौन सी लाइन में, 21वीं पंक्ति में, कौन सी 21वीं पंक्ति में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जितने भी राजा हुआ करते थे, कौन से, थोड़ा सा इधर ही बना लेते हैं, चलिए बाद में बनाएंगे। उत्तर भारत के जो राजा हुआ करते थे, उन उत्तर भारत के समस्त राजाओं को उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंक दिया, जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। आ गई बात समझ में। 21वीं पंक्ति में ये हमें उल्लेख मिलता है, कहां पर मिलता है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख हमें मिलता है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आ गई ना बात समझ में। 21वीं पंक्ति में उत्तर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण। दक्षिण में क्या, दक्षिणापथ, ठीक है ना। कौन सी विजय, दक्षिण में यहां पर कौन सा दक्षिणापथ विजय का उल्लेख मिलता है, कौन सा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ विजय का उल्लेख मिलता है, किसका, और दक्षिणापथ में भी 12 राजाओं को पराजित किया, 12 राजाओं को, 12 राजाओं को पराजित किया, 12 राजाओं को पराजित किया, कहां पर, दक्षिण में। और यहां पर देखिए ध्यान से सुनिएगा प्यारे बेटों, दक्षिणापथ में जो है क्या किया इसने, 12 राजाओं को पराजित किया। कितने राजाओं को पराजित किया, 12 राजाओं को पराजित किया। और दक्षिण में जो है उसने क्या करा, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो 21 आ गया, ठीक है, और उल्लेख 21वीं लाइन आ गई। तो 21 से पहले क्या आता है, 20 और 19, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, 19वीं और 20वीं पंक्ति में, 19वीं व 20वीं पंक्ति में जो है हमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब दक्षिण में कौन सी नीति अपनाई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नीति कौन सी अपनाई गई, तो देखिएगा नीति कौन सी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति आपसे पूछ ली जाएगी कि दक्षिण भारत में कौन सी नीति अपनाई। तो देखो क्या, ग्रहण, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ये वापस और मैं आपको अलग से थोड़ा सा लिखवाऊंगा इनका, अभी केवल चीजों को आप समझना है। ग्रहण और मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण का मतलब क्या करना, अधिकार करना, और फिर मोक्ष का मतलब उनको छोड़ देना। कब छोड़ देना, जब वो आकर के पैरों में गिर जाए, जी गलती हो गई माफ कर दो, हमें गलती हो गई, क्या कर दो, माफ कर दो। तो उस समय जो है उनको मोक्ष कर देना, अनुग्रह के आधार पर क्या कर देना, उनको मुक्त कर देना। क्या कहलाता है आपका, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। देखो प्रस्बोधन का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। अब थोड़ी सी यहां पर हम लोग, थोड़ा सा मैं आपके लिए मैप बना रहा हूं, देखो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर भारत, ये आपका क्या है, उत्तर भारत का क्षेत्र है। देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, ये आपका जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, ये आपका जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। उत्तर भारत में इसने प्रत्यक्ष शासन किया। उत्तर भारत में कौन सी नीति अपनाई, ये प्रश्न बनता है आपका, याद रखना, प्रत्यक्ष शासन किया। प्रत्यक्ष शासन का मतलब क्या है कि उत्तर भारत वाले राजाओं को तो उसने पराजित किया, और पराजित करने के बाद में उनको, मैंने कहा ना, जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है ना। क्योंकि सीधे सीधे यहां पर देखो राजधानी क्या है इसकी, पाटलिपुत्र, तो यहां तक तो इसका शासन स्थापित किया जा सकता है ना, आराम से यहां पर ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन दक्षिण भारत में यहां पूरा का पूरा भैया राज्य, ये तो खतरनाक वाली बात हो जाएगी। क्योंकि यदि यहां पर शासन स्थापित करने के लिए आएगा, शासन संचालित करेगा, तब तो उत्तर भारत वाले पुनः आक्रमण करके इनको जीत लेंगे कि नहीं जीत लेंगे। तो इसलिए दक्षिण भारत में, कौन से भारत में बेटा, दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष शासन नीति अपनाई। कौन सी, अप्रत्यक्ष शासन, याद रखिएगा क्या, अप्रत्यक्ष शासन नीति अपनाई। अप्रत्यक्ष शासन नीति का मतलब क्या, यहां से केवल और केवल कर लिया, क्या लिया, दक्षिण भारत से इसने कर लिया, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कर उनके ऊपर अधिकार प्राप्त करके फिर उनको मोक्ष कर दिया। जब उन्होंने अनुग्रह किया तब, लेकिन उनको कहा भैया कर देना पड़ेगा,
कर चुकाना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी लगता है, क्या लगता है? जीएसटी। ये बात किसने कही? समुद्रगुप्त ने कही। किसने कही बता? समुद्रगुप्त ने ये बात कह दी। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना? अप्रत्यक्ष शासन कौन से भारत में किया उसने? दक्षिण भारत में, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है ना, इतनी डिफरेंस को यदि कवर करेगा तब तक वो ऊपर वाले ये जड़ से जो उखाड़ के फेंका था तो वापस मामला खराब कर देगा। यस और नो? तो अब आगे हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आगे की वाली बात क्या, पश्चिम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। और अब देखो, पश्चिम में यहां पर विदेशी शक्तियां थी। पश्चिम में क्या थी? विदेशी शक्तियां। और विदेशी शक्तियां क्या बेटा? यहां पर शक थे, कुषाण थे, है ना, इस प्रकार के लोग थे। ठीक है ना, शक, कुषाण, ये जो विदेशी शासक हुआ करते थे पश्चिम में। ठीक है ना, कुषाण शासक जो है कदिश का नाम मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इन कुषाण शासकों ने क्या करा? कुषाण शासकों ने तो खुद यहाँ पर आगे इसकी शरण में बैठने के लिए और आकर के कहा, देखो जी हम तो आपके बालक हैं, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। और क्या उपाय किया उन्होंने? ध्यान से सुनना, उपाय क्या किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, देखो ध्यान से सुनना बेटा। उपाय क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा, आकर के दरबार में उपस्थित हुए, क्या करा? आत्मनिवेदन। क्या करा उन्होंने? आत्मनिवेदन, मतलब जबरदस्ती आकर के कहा, अजी हम तो आपके बच्चे हैं, हम आपके शरण में रहना चाहते हैं बस। ठीक है ना, तो पहली चीज क्या करी उन्होंने? आत्मनिवेदन। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया? कन्योपायन। क्या किया? कन्योपायन। अपनी खुद की जो विदेशी शासकों की जो बेटियां हुआ करती थी, उन बेटियों का विवाह कर दिया। किसके साथ में कर दिया? जबरदस्ती कर दिया विवाह। किसके साथ में? गुप्त राजकुमारों के साथ में या गुप्त शासकों के साथ में। अब गुप्त कहते हैं, अरे नहीं तो हमारा तो अभी बच्चा तो छोटा ही है, हमारा बच्चा तो क्या है अभी छोटा ही है, अब तो वो कुषाण जी आपको क्या पता, छोटा ही है, बड़ो होगो थाने कहीं रात का दुख पा छोड़ो। तो आगे बात क्लियर। खैर, तो उन्होंने क्या कहा? आत्मनिवेदन, मतलब सब स्वयं दरबार में आए। क्या बात बेटा याद रखेगा कि आत्मनिवेदन क्या किया उन्होंने? आत्मनिवेदन, स्वयं दरबार में उपस्थित होकर के। ये सारी चीज और डिटेल में आपको लिखूंगा, अभी केवल समझना है। तो पहली चीज क्या? आत्मनिवेदन। नंबर 2, उन्होंने कन्योपायन, खुद की कन्याओं का विवाह, खुद की कन्याओं का कन्योपायन। ठीक है ना, खुद की कन्याओं का विवाह कर दिया। किसके साथ में? गुप्त राजकुमारों के साथ में या गुप्त शासकों के साथ में। और तीसरी चीज क्या? गुरुत मंदक स्वे विषय भुक्ति शासन याचना। ठीक है ना, गुरुत मंदक मतलब क्या? गरुड़ की मोहर लेकर के, गरुड़ की मोहर लेकर के, उनका गुरुत मंदक मतलब उनकी जो मोहर थी उस मोहर को प्राप्त करके, गुरुत मंदक स्वे विषय भुक्ति, खुद के विषय या भुक्ति। देखो गुप्त काल में जो है ना, प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो खुद के विषय या भुक्ति, तहसील और राज्य का संचालन करने के लिए गुरुत मंदक, स्व विषय भुक्ति, शासन याचना, अपने वहां पर शासन संचालित करने के लिए उनसे याचना करते थे, भीख मांगते थे कि साहब हमें वहां पर आपकी मोहर दे दो, हम तो आपकी मोहर के अधीन ही क्या करना चाहते हैं? कार्य करना चाहते हैं। तो ये बात मिलता है। नंबर 3 इसमें क्या है बेटा? याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? गुरुत मंदक, गुरुत मंदक, स्व विषय या भुक्ति, स्व विषय भुक्ति, शासन याचना, शासन याचना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात उल्लेख मिलता है कौन से? विदेशी शासक। कौन से? विदेशी शासक, विदेशी पश्चिमी शासक, पश्चिमी शासक कौन कौन से? तो आपके कौन से हो गए? शक हो गए, कुषाण हो गए, है ना। इन शक और कुषाणों ने इस प्रकार से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? उल्लेख कहां पर मिलता है? इस चीज का उल्लेख मिलता है 23वीं और 24वीं पंक्ति में। 23वीं और
24वीं पंक्ति में ये उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? इस नीति का, कि विदेशियों के खिलाफ उसने कौन सी नीति अपनाई, उसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे पूर्व उत्तर पूर्व वाला, ये जो क्षेत्र है, कौन सा? उत्तर पूर्व वाले शासक जो थे, इन उत्तर पूर्व के शासकों को इन्होंने किस प्रकार से पराजित किया? याद रखिएगा, सीमावर्ती जो दक्षिणी उत्तर पूर्व जो राज्य थे, सीमावर्ती जो उत्तर पूर्व जो राज्य थे, इन उत्तर पूर्वी राज्यों के ऊपर जो है उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में उनको जीत लिया, और जीतने के बाद में वहां पर कौन सी नीति अपनाई? सर्व कर दानम, क्या? सर्व कर दानम आज्ञाकरणम परिणाम आगमनम, कि सारा का सारा आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और फिर जब जब हम आज्ञा देंगे कि इधर आओ रे, जब जब हम क्या करेंगे? आज्ञा देंगे, सर्व कर दानम, पूरा कर दे करके, आज्ञाकरणम, जब जब हम आज्ञा देंगे तब तब आपको दरबार में उपस्थित होकर के क्या? हाजिरी बजानी, प्रणाम करने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो उत्तर पूर्व जो था, कहां पर बेटा? ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कौन सी नीति? देखो नीति लिख रहा हूं यहां पर सीधे सीधे, ठीक है। जो सीमांत राज्य थे, सीमांत राज्य, सीमांत राज्य, और सीमांत राज्यों में क्या किया उसने? कौन सी नीति अपनाई? सर्व कर दानम, कौन सा उल्लेख मिलता है? सर्व कर दानम, कर दानम, आज्ञाकरणम, क्या मिलता है? आज्ञाकरणम, आज्ञाकरणम, ठीक है। परिणाम आगमनम, परिणाम आगमनम, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा आपको टैक्स देना पड़ेगा, जब जब हम आज्ञा देंगे तब तब आपको आना पड़ेगा, और परिणाम हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी बात, ये चारों नीतियां समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई थी उत्तर भारत में। याद रखिएगा, प्रसबोधरण नीति, कौन सी? प्रसबोधरण नीति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जड़ से उखाड़ फेंकना। और क्या क्या बातें थी? अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसका उल्लेख कहां मिलता है? उल्लेख 22वीं पंक्ति में। उल्लेख कहां पर मिलता है बेटा? याद रखिएगा, इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? 22वीं पंक्ति में। कौन सी? 22वीं पंक्ति, 22वीं पंक्ति में हमें उल्लेख मिलता है। 21 में ये, 22 में ये, फिर 19वीं 20वीं में ये, और 23वीं और 24वीं में ये उल्लेख मिलता है। सारी बातें हमने कर ली है, और भी इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। 21वीं पंक्ति में थोड़ा सा और उल्लेख मिलता है, लुटेरी जो जातियां होती थी, 8विक राज्य होते थे, इन 8विक राज्यों के ऊपर भी उसने जो है विजय प्राप्त की। 8विक बड़े खतरनाक होते थे, हम मौर्य काल में इसकी बात कर चुके हैं। खैर, तो ये सारी बाकी बातें हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।